साथियों, आज पुणे पैक के विषय पर बात कहने के लिए हमने विषय रखा है। योगेंद्र जी जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने गांधी जी की विचारधारा, गांधीवाद और बहुत सारे मुद्दे उसमें लाए हैं। अगर इस पर बहस करना है तो पूरा दिन भर जो है कम पड़ जाएगा। मैं तो उसमें से केवल एक मुद्दे पर बहस करने के लिए यहाँ रखा हुआ था सब्जेक्ट, मगर कुछ बातें योगेंद्र जी को कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना भी है, तो कुछ मुद्दे जो उन्होंने उठाए हैं उस संबंध में कुछ बातें मैं इस मौके पर जो पुणे पैक के रेफरेंस में मैंने बहुत सारी बातें कही है, जो सीडी में और किताबों में अवेलेबल है, लोग ज़्यादा जानकारी के लिए उसको देख सकते हैं। मगर अभी मैं योगेंद्र जी ने जो मुद्दे उठाए हैं उस रेफरेंस में, क्योंकि उनको जाना है, तो पहले कुछ बातें मैं, बहुत मौलिक बातें हैं जो हम लोगों को जानने और समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जैसे योगेंद्र जी ने कहानी बताकर शुरुआत की। चलो, मैं कहानीकार आदमी नहीं हूँ, मगर दिल्ली में हमारे वीर सिंह जी पुराने कार्यकर्ता हुआ करते थे, उनको कहानियों का और नाटक करने का शौक था। और योगेंद्र जी जानते हैं वीर सिंह को दिल्ली में। तो मैंने कहा, भाई देखो, ऐसा है, तुम तो नाटक कलाकार भी हो, नाटक करने के लिए स्क्रिप्ट भी लिखते हो। चलो, मैं एक प्लॉट स्क्रिप्ट लिखने के लिए प्लॉट देता हूँ, एक आइडिया देता हूँ, लिखो तुम। उन्होंने कहा, बताओ क्या बात है। तो मैंने उनको बताया, ऐसा है कि गांधी जी को पूछा गया कि क्या आप पुनर्जन्म की कामना करते हो। गांधी जी को पूछा गया, गांधी जी क्या आप पुनर्जन्म की कामना करते हो, और अगर करते हो तो पुनर्जन्म में, अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे। तो गांधी जी ने जवाब दिया, एक तो मैं पुनर्जन्म की कामना नहीं करता हूं, और अगर मेरा पुनर्जन्म हो तो एक बंगी के घर में होना चाहिए। गांधी जी ने ये कहा। तो इस रियल स्टेटमेंट को आधार बनाकर मैंने प्लॉटिंग करने के लिए, एक स्क्रिप्ट बनाने के लिए कहा। मैंने उनको कहा कि देखो कि गांधी जी को गोडसे ने गोली मारी, यहां से शुरू करो, और गांधी जी मर गए, उनकी आत्मा स्वर्ग में गई। ये सब मैंने कहा, हम तो मानते नहीं है, मगर गई। और जाने के बाद ब्रह्मा के दरबार में गई, और जब गई तो ब्रह्मा ने पूछा कि गांधी जी, आपकी क्या कामना है, आपकी क्या इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे पत्रकार को कहा था कि अगले जन्म में मैं भंगी बनना चाहूंगा, तो अगर आप मुझे भंगी बनाकर भेज सकते हो तो भेज दो। तो ब्रह्मा ने कहा कि ठीक है, फिर आप भंगी बनना चाहते हैं तो ठीक है, आपको भंगी बनाकर भेज देते हैं। तो गांधी जी भंगी बनकर फिर आ गए, और जब आ गए तो जिधर भी जाते उनको तिरस्कार मिलता। नाले में जाते, नदी में जाते, कुएं पर जाते,
हर जगह उनको तिरस्कार मिलता, हर जगह उनको अपमान मिलता, हर जगह कई जगह उनकी पिटाई हो जाती गांधी जी की। मतलब पुनर्जन्म वाला, अगले जन्म वाला गांधी जी, क्योंकि लोगों को थोड़ी मालूम है कि गांधी जी है ये तो भंगी है। तो कई बार, बहुत बार गांधी जी की पिटाई होने के बाद गांधी जी ने कहा कि अब मैं समझ गया हूं कि अंबेडकर इतनी जली कटी बातें क्यों करता था, और अंबेडकर जो कहता था वो सही था, ये समझने के लिए मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ा। और पुनर्जन्म लेने के बाद ही मुझे अंबेडकर समझ में आया। अब मैं आप लोगों को, फिर गांधी जी कहते हैं अपने वो स्क्रिप्ट में, अब मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि मेरी विचारधारा अप्रासंगिक हो गई है। अब तुम अंबेडकर की विचारधारा को मानकर आगे बढ़ो। इस तरह से गांधी जी अंबेडकर की विचारधारा के प्रचारक बन जाते हैं। ये मेरी कहानी, योगेंद्र जी ने एक कहानी बनाई, मुझे लगा मैं भी एक कहानी बना करके आप लोगों को पेश कर दूं। तो मैं कहानीकार नहीं हूं, योगेंद्र जी भी रिसर्च स्कॉलर है, वो भी कहानीकार नहीं है। उन्होंने कोई नागराज नाम के आदमी हैं, उन्होंने उनकी कहानी आपको बताई। साथियों, योगेंद्र जी ने ये बात से शुरुआत की कि गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर का मैं कोई अनुयायी नहीं हूँ, अब भक्त नहीं हूँ, या बहुत सारे लोग जैसा है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बामसेव के द्वारा मैं बहुत खुली बातें करने का आदी हूँ। हम लोग बाबा साहब आम्बेडकर के भक्त लोग नहीं हैं, और महाराष्ट्र में ये बात बोलना बहुत बड़ी जोखिम लेने वाला मामला है, क्योंकि महाराष्ट्र में अनुयायी खत्म हो गए, भक्त ही भक्त है। अभी अनुयायी है नहीं है, जो है वो भगत लोग हैं। तो इसलिए भक्तों के सामने ये बोलना ये जोखिम लेने वाला मामला है। और इसके लिए भी एक किस्सा मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर दीक्षा भूमि पर जहां धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम होने वाला था, तो उनकी निगरानी में वो जमीन तैयार करने का काम चल रहा था। तो डेली वो होटल से निकलकर मॉर्निंग में अखबार लेते और वो ग्राउंड पे जाके एक रेलिंग चेयर जो है, रेलिंग चेयर लेकर उस पर रेलिंग से बैठते और ऐसा अखबार पढ़ते थे। तो उधर काम चलते रहता जमीन तैयार करने का। तो नागपुर में अफवाह फैल गई कि बाबा साहब अम्बेडकर वो ग्राउंड में है। तो हजारों की संख्या में ये बाबा साहब अम्बेडकर अखबार पढ़ रहे, ऐसा लंबा चेयरिंग, लंबे पैर ऐसा करके, लाठी नीचे रख के। साइड में तरुण भारत का एडिटर मारखोलकर बैठा हुआ है, जेमिनी जानते हैं, नागपुर के हैं, मारखोलकर एडिटर था, वो बैठा हुआ है। तो बाबा साहब अम्बेडकर वो अंग्रेजी पेपर पढ़ रहे हैं और ऐसा वो खोल के ऐसा लंबा, उस समय वो अखबार की साइज भी थोड़ी बड़ी हुआ करती थी, अभी थोड़ी छोटी हो गई है, लंबा खोल कर बैठते थे। तो लंबी लाइन लग गई, एकदम शांति से लंबी लाइन लग गई। एक एक आदमी बाबा साहब अम्बेडकर का जो पैर है उसको थोड़ा सा टच किए बगैर ऐसा लगाता, फिर जाता, शांति से लंबी लाइन लगी हुई, ऐसा लगा था और चला जाता, चला जाता। बहुत देर बाबा साहब अम्बेडकर अखबार पढ़ने में, कंसंट्रेशन में तल्लीन है, उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि वो अखबार ऐसा सामने पड़ा हुआ है, ऐसा जो लंबी लाइन है वो अखबार के सामने पड़ी हुई है। थोड़ी देर बाद अखबार पढ़ना हो गया तो वो ऐसा जो लंबा था ऐसा ऐसा हो गया, फोल्ड किया बाबा साहब ने, ऐसा करके देखा तो लंबी लाइन लगी हुई और लोग दर्शन कर रहे हैं।
वो उनकी जो लाठी पड़ी हुई थी वो लाठी उन्होंने उठाई और जोर से मारना शुरू कर दिया। जो लोग ऐसा कर रहे थे उनको मारना शुरू कर दिया। तो माड़खोलकर ब्राह्मण था। जब लोग भाग गए तो बाबा साहब आम्बेडकर को, पत्रकार भी था, उसने पूछा बाबा साहब को, बाबा साहब कि आपको जैसे भक्त मिले हुए हैं ऐसे भक्त तो दुनिया में किसी को मिले हुए नहीं है, तो आपने इन लोगों को लाठी से क्यों मारा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दूसरों को तो मिलते नहीं है, आपको मिले हुए हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने श्वास लेकर के कहा कि माड़खोलकर, ऐसा है, ये जो जितने दर्शन करने वाले लोग हैं ये भक्त लोग हैं, और महापुरुषों की भक्ति करने वाले जो लोग होते हैं उनका सत्यानाश हो जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने माड़खोलकर को कहा, और ये लोग ऐसा मानते हैं, ये लोग ऐसा मानते हैं कि मैं भगवान हूं और मैं ही इनका उद्धार कर सकता हूं और कोई भी इनका उद्धार नहीं कर सकता, ये ऐसा मानते हैं। ये जो उनका विचार करने का तरीका है, इससे उनका सत्यानाश हो जाएगा। इसके पहले कि इस विचार से उनका सत्यानाश हो जाएगा, ये उनके मन की धारणा को मैं खत्म करना चाहता हूं, और इसलिए मैं खत्म करना चाहता हूं। अगर वो प्रयास करे, दीर्घ उद्योग करे, परिश्रम करे, तो वो स्वयं अपना उद्धार करने लायक बन सकते हैं। और मगर उनकी ऐसी सोच है कि मैं भगवान हूं और मैं ही उनका उद्धार कर सकता हूं, ये जो उनकी धारणा है ये बहुत खतरनाक धारणा है, इससे उनका सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आज ही लाठी से इनको पीट रहा हूं, ताकि उनकी धारणा जो बनी हुई है उसको मैं खत्म कर सकूं। मैं भक्त बनने का और भक्ति का विरोधी क्यों हूं, इसके लिए भी मैं बाबा साहब अम्बेडकर का रेफरेंस आपको बता रहा हूं। तो इस तरह से साथियों, ये दो बातें हैं। ये बामसेव के द्वारा हम ये नहीं कहते कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के भक्त हैं, हम कहते हैं हम अनुयायी है। अनुयायी किसको बोलते हैं? जो महापुरुषों का अधूरा रहा कार्य पूरा करने की कोशिश करता है उसको बोलते हैं अनुयायी। हम अपने को अनुयायी बोलते हैं, भक्त नहीं मानते। और अनुयायियों को यह अधिकार होता है कि जो कालबाह्य है उसको मानने का बंधन उस पर नहीं होता है। अगर सच्चा और ईमानदार अनुयायी है तो जो महापुरुषों का कालबाह्य होता है उसका मानने का बंधन अनुयायियों पर नहीं होता है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सी बातें ज्योतिराव फुले की नहीं मानी, बराबर जी नहीं। और इसके बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर जो उसे कहते थे मैं तो ज्योतिराव फुले का अनुयायी हूं, लिखित कहा मैं ज्योतिराव फुले का अनुयायी हूं, और बहुत सी बातें नहीं मानते थे। तो इस तरह से उसका हिस्टोरिकल कारण है। महापुरुषों की विचारधारा में दो बातें होती है, एक काल बाह्य और एक काल संगत। जो काल बाह्य होती है उसको मानने का बंधन अनुयायियों पर नहीं होता है, और जो काल संगत है वो मानकर अनुयायी आगे बढ़ता है, उसको बढ़ना चाहिए। इस तरह से साथियों, पूना पैक के रेफरेंस में और कुछ बातें जो है जोगिंदर जी ने कही, तो वो बातें भी मैं आप लोगों को कुछ मौलिक बातें जो है मैं आप लोगों को अपनी धारणाएं आप लोगों को बताना चाहूंगा। वो ये है, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि योगेंद्र जी ने जो रेफरेंसेस आपको दिए, मैं आज से 20 साल पहले वो सारे रेफरेंस जानता हूं। जो रेफरेंसेस योगेंद्र जी ने दी, जिसके आधार पर आपको कुछ बातें समझाने की कोशिश की, और महाराष्ट्र में ये मुद्दे
बहुत पहले से डिस्कशन और डिबेट का विषय है, और इस डिस्कशन और डिबेट से हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं बहुत। मगर ये नॉर्थ इंडिया में अभी ये मामला प्राइमरी स्टेज पर है, और ये चर्चा और डिबेट के विषय होने चाहिए। और हम लोग अगर कोई नहीं बनाए तो हम जरूर बनाएंगे, और बनाना जरूरी है। इसलिए साथियों, क्योंकि लोग गांधी जी के साथ जुड़े हैं, गांधी जी वर्ण व्यवस्था के साथ जुड़े हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग गांधी जी के साथ जुड़े, शेड्यूल ट्राइब के लोग गांधी जी के साथ जुड़े, ओबीसी के लोग गांधी जी के साथ जुड़े, और गांधी जी वर्ण व्यवस्था के साथ जुड़े। तो हमको तो खड्डे में ही ले जाएंगे भाई, क्योंकि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए गांधी जी के मरने के बाद भी एससी एसटी ओबीसी के बहुत सारे लोग आज भी गांधी जी ने कांग्रेस के साथ जोड़े। गांधी जी चले गए, मगर गांधी जी ने कांग्रेस के साथ जोड़े, वो अभी भी है, वो अभी भी है। और ये धरोहर भी गांधी जी की है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। और इस वजह से हमारा वर्तमान खतरे में पड़ रहा है, धोखे में आ रहा है, बहुत संकट में आ रहा है। ये बात भी साथियों हम लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। गांधी जी जब उपवास के लिए बैठे थे तो दिल्ली से सरदार पटेल गांधी जी को मिलने के लिए, यहां से शुरू करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गांधी जी ने जो बयान दिए उन बयानों के बारे में वो कभी इस बात को छानबीन नहीं करते कि आखिरकार गांधी जी ने जो बयान दिए, क्या गांधी जी उसके साथ में किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। एक गांधी जी का बयान है और एक गांधी जी का व्यवहार है। तो प्रोफेसर लास्की का नाम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट योगेंद्र जी है। तो प्रोफेसर लास्की बहुत बड़ा थिंकर हुए हैं लंदन इंग्लैंड के। उनका एक सेंटेंस है, बहुत अहम है, हम लोगों को बहुत समझना जरूरी है। एक सेंटेंस है, क्या कहते हैं, द एक्ट्स ऑफ द मेन्स इज अ रियल इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर थॉट। द एक्ट्स ऑफ द मेन्स इज अ रियल इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर थॉट्स। इसका क्या मतलब है, ये आदमी जो विचार अभिव्यक्त करता है वो उसकी वास्तविक विचारधारा नहीं है। उसकी वास्तविक विचारधारा वो है जो आचरण में व्यवहार करता है। लोग, किसी व्यक्ति ने विचार अभिव्यक्त किए, उसको उसकी महानता को सिद्ध करने के लिए सबूत के तौर पर पेश करता है, ये पर्याप्त नहीं है। ये जरूरी है विश्लेषण में, मगर ये पर्याप्त नहीं है। उसका व्यवहार उसके साथ मेल खाता है या नहीं है, ये जांच करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि योगेंद्र जी ने बहुत सारी बातें बताई। अगर मैं एक ही मुद्दा बता दूं तो सारी की सारी बातें अप्रासंगिक हो जाएगी, इतनी भयानक बात है। गांधी जी को मिलने के लिए जब उनकी हालत खराब हो गई, सरदार पटेल पुणे आए और एरवड़ा जेल के अंदर से सीधे उस कमरे में गए जहां गांधी जी खटिया पर उपवास पर लेटे हुए थे। सरदार पटेल का गांधी जी के साथ एक किस्म से पिता तुल्य संबंध था और वो उनको बापू कहते थे। सरदार पटेल ने ही गांधी जी को बापू कहना शुरू किया, उनको बापू कहते थे। तो जब उनने उनकी हालत देखी तो उनको रहा नहीं गया सरदार पटेल को। सरदार पटेल ने गांधी जी को कहा कि गांधी जी, स्वर्ण हिंदू और अछूतों के बीच में आपने अपना सैंडविच क्यों बनाया, छोड़ दो, आजादी के लिए आपका प्राण बचना बहुत जरूरी है। सरदार पटेल ने गांधी जी को कहा। तो गांधी जी को लगा कि मैं उपवास क्यों कर रहा हूं, सरदार पटेल को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए गांधी जी ने बाजू में बैठे हुए महादेव भाई देसाई को इशारे से कहा, जरा मुझे उठाकर बिठाओ। तो गांधी जी को
महादेव भाई देसाई ने उठाकर बिठाया और जो पीलो थी वो एक दो पीलो पीठ के पीछे रख करके उनको सहारे से बिठाया और फिर गांधी जी बोलने लगे। कमरे में 3 ही लोग थे, गांधी जी, महादेव भाई देसाई और सरदार पटेल, और कोई चौथा आदमी नहीं था। और इसका मतलब है ये सीक्रेट वार्तालाप चल रहा था, ये बाहर जाने वाला भी नहीं था, क्योंकि सरदार पटेल बहुत ज्यादा विश्वस्त व्यक्ति थे गांधी जी के, जो डायलॉग होगा वो बाहर नहीं जाने वाला। क्या हुआ, गांधी जी ने उनको कहा, सरदार तुम समझ नहीं रहे हो। गांधी जी की असली आत्मा बोल रही है अभी। गांधी जी बाहर जैसा बोलते हैं वो अंदर नहीं बोलते हैं। तो गांधी जी को असली समझना है तो वो डायलॉग समझना बहुत जरूरी है। गांधी जी ने कहा, सरदार तुम समझ नहीं रहे हो, जल्दी ही देश को आजादी मिलने वाली है। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी आंखों से देखो, जल्दी मिलने वाली है और तुम लोग इस देश के हुक्मरान बनने वाले हो। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दलितों को, अछूतों को मिल गया तो जानते हो क्या होगा? सेपरेट इलेक्टोरेट पहले से ही मुसलमानों को मिला हुआ है। केवल सेपरेट इलेक्टोरेट केवल मुसलमानों को नहीं मिला था, सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को था, सिखों को था, एंग्लो इंडियन को था, क्रिश्चियनों को था, व्यापारियों को था, लैंडलॉर्ड को भी था, इतने सारे लोगों को था। और मगर गांधी जी ने रेफरेंस कितना दिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को भी है, और अगर अनटचेबल लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया तो अछूत और मुसलमान गुंडे, मेरा शब्द नहीं है ये मेरा शब्द नहीं, गांधी जी का शब्द है, अछूत और मुसलमान गुंडे संसद में इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट से उनके सबसे ज्यादा लड़ाकू लोग ही चुनकर जा सकते हैं और कोई दूसरा आदमी चुनकर नहीं जा सकता। तो वो संसद में इकट्ठा हो जाएंगे और सरदार तुम लोगों योगेंद्र जी जानते हैं कि 93 में एसपी बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई। बीजेपी के लोग विरोध में थे, उन्होंने गुंडागर्दी करने का प्लान बनाया। काशीराम जी को पता चला कि बीजेपी अपोजिशन में गुंडागर्दी करने का प्लान बनाया है, तो उन्होंने मुलायम से बात की, अपने लोगों को कहा कि बीजेपी के लोगों की विधानसभा में पिटाई करना है। काशीराम जी ने हमारे अपने लोगों को कहा कि इनकी पिटाई करो विधानसभा में। तो इतनी पिटाई हुई विधानसभा के अंदर, वो इतिहास था, मैं इसका समर्थन करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं एक घटना बता रहा हूं। इतनी पिटाई हुई, इतनी पिटाई हुई, इतनी पिटाई की कि केसरीनाथ त्रिपाठी जो विधानसभा का उसके पहले सभापति रह चुका आदमी था, उसको स्ट्रेचर पर लिटाकर मेडिकल में, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और 1 महीने तक वो एडमिट था, इतनी पिटाई की गई। तो मैं ये बात समझाने के लिए बताता हूं कि गांधी जी ने आंख लगाई और सरदार को कहा, सरदार अगर तुम्हें अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है तो आंख लगा लो और मेरी आंखों से देखो। देखो 93 में एसपी बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, और जब आई तो उन्होंने विरोधी पार्टी के भी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की कि केसरीनाथ त्रिपाठी को मेडिकल में, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और अगर अछूत और मुसलमान गुंडे संसद में आ गए तो ऐसी ही हालत कांग्रेस के नेताओं की हो जाएगी संसद में। ये 3 लोग बैठे थे और गांधी जी और सरदार पटेल चर्चा कर रहे थे और महादेव भाई देसाई ये सारे डायलॉग महादेव भाई देसाई अपने डायरी में लिख रहे थे। अब गांधी जी नहीं है, महादेव भाई नहीं है और सरदार पटेल भी नहीं है, वो डायरी रह गई, वो डायरी रह गई। और डायरी रह गई तो डायरी में वो बात हमारे
एलिनॉर जिलियट आई अमेरिका से, उसने वो डायरी ढूंढ कर निकाली और वो सारा डायलॉग उसने अपने रिसर्च पेपर में, एलिनॉर अमेरिका की प्रोफेसर, उसने अपने रिसर्च पेपर में लिखा। अब उसने रिसर्च किया बाबा साहब आंबेडकर के मूवमेंट पर और हमारे पढ़ने में नहीं जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो हमारे पास वो सारा रेफरेंस है। तो इस तरह से ये घटना मैं आप लोगों को किस लिए बता रहा हूं कि ये घटना गांधी जी के पब्लिक में दिए हुए बयान में से बयान नहीं है। ये बयान गांधी जी का पब्लिक बयान नहीं है, ये सीक्रेट वार्तालाप है। और ये सीक्रेट वार्तालाप गांधी जी की वास्तविक सोच का रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा किस्सा आपको बताता हूं। गांधी जी ने सीपीएन बेरार में, सेंट्रल प्रोविंस है सीपी बेरार में, डॉक्टर खेर एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना। उसने इंदौर के अग्निभोज नाम के अच्युत को मंत्रिमंडल में लिया। गांधी जी को मालूम हो गया कि अच्युत को एक मंत्रिमंडल में लिया। गांधी जी ने सरदार पटेल को खेर के पास भेजा कि जाओ वो उसको अच्युत को मंत्रिमंडल से निकाल दे। सरदार पटेल गए, खेर को कहा निकालो, उसने कहा नहीं निकालता हूं। उसने कहा गांधी जी ने कहा भाई, नहीं गांधी जी ऐसा कैसे कह सकते हैं? खेर ने सरदार को कहा नहीं गांधी जी ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो सरदार ने उसको पूछा क्यों, गांधी जी ऐसा क्यों नहीं कह सकते? तो खेर ने कहा कि गांधी जी तो प्रतिदिन हरिजन कल्याण, 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 हरिजन कल्याण का भजन करते रहते हैं। तो वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा तो नहीं कह सकते। इसलिए सरदार, कहीं तुम गांधी का नाम लेकर अपने मन की बात तो नहीं कर रहे हो? मैं नहीं मानता तुम्हारी बात को। सरदार पटेल वापस चले गए और गांधी जी को कहा गांधी जी वो खेर तो ये कह रिया, क्या कह रिया? वो क्या कह रिया कि गांधी जी प्रतिदिन हरिजन कल्याण, हरिजन कल्याण, हरिजन कल्याण, हरिजन कल्याण कहते रहते हैं, तो उसको मंत्रिमंडल से निकालने के लिए कैसे कहेंगे? जब सरदार पटेल ने गांधी जी को कहा, गांधी जी ने कागज लिया, लिखा भाई खेर तुम सही कहते हो कि मैं प्रतिदिन हरिजन कल्याण, हरिजन कल्याण, हरिजन कल्याण कहते रहता हूं, और जब मैं कहता हूं तो हरिजन लोग मेरे कहने से खुश हो जाते हैं। जब मैं कहता हूं तो मेरे कहने से ही हरिजन खुश हो जाते हैं। जब मेरे कहने से हरिजन खुश हो जाते हैं तो अमल करने की क्या जरूरत है? ये नहीं समझ रहे हो ना? गांधी जी की जो अंदर की बातें है, एक गांधी जी की पब्लिक की बातें है, और गांधी जी की जो अंदर की बातें हैं, मैं व्यवहार और विचार, इसके बीच में गांधी जी के क्या व्यवहार और विचार में कितना तालमेल था और गांधी जी की वास्तविक विचारधारा क्या थी, वो जानने समझने के लिए रेफरेंस दे रहा हूं। अच्छा, बाबा साहब आंबेडकर को ये सीक्रेट लेटर जो करस्पॉन्डेंस हुआ खेर में और गांधी जी के बीच में, ये बाबा साहब आंबेडकर को कैसे मालूम हो गया? बाद में गांधी जी ने लेटर लिखने के बाद भी खेर ने नहीं माना, तो उसको कांग्रेस हाईकमांड ने उसको भी बदल दिया, मेजर एक्शन किया। तो वो लेटर करस्पॉन्डेंस खेर ने बाबा साहब आंबेडकर को आकर दे दिया। वो जो गांधी जी के बीच में सीक्रेट वार्तालाप हुआ था, वो करस्पॉन्डेंस बाबा साहब आंबेडकर को लाकर दे दिया। गांधी जी का पुत्र बाबा साहब आंबेडकर को मिलने के लिए दादर में आया और वो शराबी था। बाबा साहब आंबेडकर को पैसे मांगा। उसने कहा, पहले तो उसने कहा कि आप गांधी जी के विरोधी हो। हाँ, मैं विरोधी तो हूं, मगर मैं गांधी जी का विरोधी का क्या मतलब है? मैं तेरे को शराब पीने के लिए पिया था, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तेरे को मदद नहीं कर सकता। गांधी जी का विरोधी हूं, मगर ये मेरा सैद्धांतिक मामला है, ये कोई व्यक्तिगत इंडिविजुअल लड़ाई का मामला नहीं है। मैं तेरे को मदद करने वाला नहीं हूं, मैं गांधी जी का विरोधी हूं, मगर मैं तेरे को इसके लिए इस्तेमाल करूं, ये मैं इतना घटिया लेवल पर मैं गिरने वाला नहीं हूं। और वहां से वो जो फिल्म बनी है गांधी जी के पुत्र पर, तो वो पुत्र जो है सावरकर के पास गया, वो बाबा साहब अम्बेडकर के पास पहले आया,
बाबा साहब ने मदद करने से इनकार कर दिया, मगर सावरकर के पास गया तो सावरकर ने उसको शराब पीने के लिए पैसा दिया। सावरकर भी महान थे। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा मैं इतना महान नहीं बनना चाहता जितना सावरकर बना। देखो, ये व्यवहार की बातें बहुत जानना समझना बहुत जरूरी है, वो इंडिविजुअल की बातें नहीं बता रहा। अच्छा, तीसरा मुद्दा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत अहम। पुणे पैक्ट के रेफरेंस में एक बात योगेंद्र जी ने कही, वो ये, वैसे तो ये मुद्दे जो है, ये मुद्दे बहुत सारी बातें क्लियर कर देते हैं। एक बात मैं आप लोगों को विचारधारा के रेफरेंस में, योगेंद्र जी ने बहुत सही कहा कि गांधी जी स्वर्ण हिंदुओं के द्वारा अछूतों के साथ दया का व्यवहार किया जाना चाहिए, इस विचारधारा के थे। बाबा साहब अम्बेडकर किसी के दया और रहमो करम पर जीने के लिए, अपने समाज को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। वो संवैधानिक अधिकार चाहते थे, और संवैधानिक अधिकार राज अंग्रेजों का था, राज गांधी जी का नहीं था। और ध्यान रखना, राज अंग्रेजों का था, गांधी जी का नहीं था। और इसलिए गांधी जी से हासिल करने की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर, वो तो अंग्रेजों से लड़ रहे थे। और अंग्रेजों के मुंह पर जाके लंदन में जाकर कहा कि तुम इंडिया में आने के पहले जो हालत थी, कौन सा सुधार किया तुम लोगों ने? तुम तो अपने को बहुत महान मानते हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों के मुंह पर कि तुम्हारा इतना इतना साल हो गया, तुम भारत में हो, आने के पहले हमारे लोगों की ये हालत थी और अब ये हालत है, कौन सा सुधार हुआ और कौन सा सुधार तुम लोगों ने किया? मुंह पर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, लड़ाई तो अंग्रेजों से लड़ रहे थे अधिकार लाने के लिए, गांधी जी से लड़ाई तो थी नहीं। मगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये सुनकर, ये किस्सा भी मैं योगेंद्र जी को बताना चाहता हूं कि गांधी जी ने मुसलमानों को अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाया, सीक्रेट बातें, खाना खाने के लिए बुलाया। लियाकत, मौलाना लियाकत, शायद मौलाना लियाकत या एग्जैक्टली, हाँ लियाकत अली खान, मौलाना लियाकत अली खान वो डेलीगेशन के लीड करते थे। बुलाया उनको और गांधी जी ने खाना खिलाया और खाने में गाय का मांस खिलाया। गांधी जी गाय को गोमाता कहते थे, मगर लंदन में गाय को तो गोमाता कोई कहता नहीं था, और वहां यही मेन मिलता था। तो उसको खिलाया, और खिलाने के बाद गांधी जी ने लियाकत को कहा कि मुझे तुम्हारी सारी बातें मंजूर है और सारी मांगे मंजूर है। मैं आपको मुसलमानों की जो मांगे थी उसमें 14 मांगे थी, सारी मांगे मुझे मंजूर है, ऐसा गांधी जी ने कहा। उसमें 7 नंबर की मांग है, मुसलमानों को गोहत्या की इजाजत दी जाए। और गांधी जी ने कहा मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। गांधी जी ने कहा, साइन किया कागज पर, प्लेन पेपर था, साइन किया और कहा लिखो तुम्हारी डिमांड। साइन मैंने कर दिया, तुम्हारी डिमांड लिखो, जो मांगना है मुझे मंजूर है, मगर मेरी बहुत छोटी शर्त है। क्या शर्त है? अभी अगली मीटिंग होगी तो अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड की उसको आपको विरोध करना होगा। तुम्हारी बातें मुझे मंजूर है, मुसलमानों की सारी बातें मुझे मंजूर है, मगर इनकी बातें मुझे मंजूर नहीं है। मुसलमानों के नेताओं ने थोड़ी देर के लिए सोचा कि गांधी जी देने के लिए कह रहे हैं या अछूतों के साथ मुसलमानों से भिड़ाने के लिए कह रहे हैं। नेता को दूर का थोड़ा दिखाई देता है, उसको समझ में आया कि ये देने का मामला नहीं, लड़ाने का मामला है। जैसी मौलाना लियाकत अली को यह समझ में आया, उन्होंने तुरंत गांधी को याद जोड़ा, गांधी जी हमारी बातें आपको मंजूर है या नहीं है, बस इससे हमको लेना देना है। अगर आप हमारी मांगे मंजूर नहीं करते तो ओके, ठीक है, मगर हम लोग ये बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वहां से वो सीधे बाबा साहब अम्बेडकर के पास गए। जाकर बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने बताया, योगेंद्र जी
लियाकत अली खान गांधी जी के घर से निकले लंदन में और बाबा साहब अम्बेडकर जहां रुके हुए थे उसके कमरे में गए रात में और कहा, गांधी जी ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा था, हमने स्वीकार नहीं किया। तो लंदन में जब लंदन से लियाकत अली खान और बाबा साहब अम्बेडकर मिलकर भारत वापस आए, दोनों एक ही जहाज से, और खिलाफत हाउस है बॉम्बे में, खिलाफत हाउस में लियाकत अली खान ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर गए लिया खिलाफत अली हाउस में, और वहां मुसलमानों के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर का सत्कार किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने भाषण दिया। मैं मुसलमानों का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने गांधी जी के षड्यंत्र में हमारे खिलाफ शामिल होने से इनकार कर दिया। मैं हृदय से मुसलमानों का आभारी हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने मुसलमानों का आभार व्यक्त किया और हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग मुसलमानों के घर जलाने का काम करने का काम करते हैं। ये तो बेईमानी है भाई, कृतज्ञता कहते हैं, ये तो नहीं होनी चाहिए। हमारे लोग तो ऐसा करते रहते, ब्राह्मणवादी लोगों के कहने के बाद इशारे पर ऐसा करते रहते। बहुत सारे बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग बाबरी मस्जिद गिराने के काम में भी थे, रिकॉर्डेड बातें। तो इस तरह से ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसे प्रमाणित होता है कि गांधी जी की विचारधारा और व्यवहार में बहुत अंतर था। एक बात और, अभी योगेंद्र जी ने एक बात और कही, वो कि बाबा साहब अम्बेडकर शायद जिंदगी भर विरोध करते रहे मगर संविधान सभा में उन्होंने विरोध नहीं किया। यह बात पूना के समाजवादी ब्राह्मण प्रचार में लाते हैं। पूना के जो समाजवादी ब्राह्मण है, मैं उन लोगों को सबसे बदमाश ब्राह्मण मानता हूं, और उन बदमाश ब्राह्मणों के साथ भी योगेंद्र जी की मित्रता है। मित्रता नहीं रखनी चाहिए ऐसा मैं नहीं सलाह देना नहीं चाहूंगा, मगर वो बदमाश लोग बहुत ज्यादा है। ये हमारी राय है, हमारा ओपिनियन है, हमारा ऑब्जर्वेशन है। और ऐसी बात हरिभाऊ नरके को हम पहले कहते थे तो वो नहीं मानते थे। 10 साल तक मैंने उनको बुलाया, वो हमारे विरोध में हमारे मंच पर बोलते थे, तो फिर भी हम उनको बुलाते थे। हम जानते थे कि एक दिन इनको समझ में जरूर आएगा, वो लोग जरूर उनको ऐसा करेंगे। तो बाद में हरिभाऊ इतना परिवर्तन हो गया कि समाजवादी ब्राह्मण बदमाश लोग हैं, इसके ऊपर किताब ही लिखा। सनातनी ब्राह्मण विरुद्ध पुरोगामी ब्राह्मण, यहां एक किताब हरिभाऊ का होगा, हमारे स्टॉल से ले आओ, और मैं योगेंद्र जी को भेंट करना चाहूंगा। व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल की किताब भी देना चाहूंगा। गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल की किताबें भी उनको भेंट करना चाहूंगा। और उसके अलावा स्टेट्स एंड माइनॉरिटी, जिसके रेफरेंस में अभी योगेंद्र जी ने मेरे प्राइवेट बात की, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा को लिख कर दिया योगेंद्र जी, और उस डॉक्यूमेंट का नाम है स्टेट्स एंड माइनॉरिटी। 15 मार्च 1947 को बाबा साहब अम्बेडकर ने वो मेमोरेंडम लिख कर दिया और उसमें पूना पैक्ट का जॉइंट लोकटेट खत्म करने की मांग की। अंग्रेज इस बात के समर्थक थे। और खास बात आप लोगों को बता दो, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान सभा को रिटर्न मेमोरेंडम दिया उसके अंग्रेज समर्थक थे, और मुसलमान पाकिस्तान लेकर जाने वाले थे। इसलिए पार्टी 3 थी, अंग्रेज, कांग्रेस और बाबा साहब अम्बेडकर। 3 पार्टी थी। 3 में 2 पार्टी अगर एक साथ हो जाती है तो उसके समर्थन में फैसला हो सकता था। गांधी जी इस बात को जानते थे, इसलिए गांधी जी ने माउंटबेटन के साथ में गुप्त समझौता किया, और गांधी जी ने गुप्त समझौते के तहत अंग्रेजों को अपने समर्थन में खड़ा कर दिया। समझौता क्या था कि मैं भारत के टुकड़े करने के लिए मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं मगर मैं राजी नहीं हूं, हो जाए मैं कोई बात नहीं। ऐसा बयान देने के बाद गांधी जी को माउंटबेटन ने चर्चा करने के लिए बुलाया। चर्चा करने को जाने के पहले गांधी जी ने मौलाना आजाद को बुलाया। मौलाना को कहा, मौलाना
अगर मैं भारत के टुकड़े करने का विरोध करूं तो किसका साथ दोगे? तो मौलाना का आपका साथ दूंगा। मौलाना का समर्थन लेकर गांधी जी माउंटबेटन को मिलने के लिए गए। माउंटबेटन और गांधी जी के बीच में सौदेबाजी हुई। सौदेबाजी क्या हुई ये बाद में पता चला। गांधी जी बाहर आए। बाहर आने के बाद उन्होंने कोई बयान नहीं दिया कि मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं मगर भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा। ये बयान गांधी जी भूल गए। ये दोबारा बयान नहीं दिया, गांधी जी भूल गए। गांधी जी ने कांग्रेस महासमिति की मीटिंग दिल्ली में बुलाई। ये जानकारी भी योगेंद्र जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। 15 बाबा साहब आंबेडकर, देखो हिस्ट्री में विश्लेषण में तारीखें बहुत महत्वपूर्ण होती है। बाबा साहब आंबेडकर ने 15 मार्च 47 को मेमोरेंडम दिया और गांधी जी ने भारत के टुकड़े करने का प्रस्ताव 15 जून 47 को किया, 3 महीने के बाद। तारीख है बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। लिखा है 15 जून 47 को कांग्रेस महासमिति ने 15 के विरुद्ध 157 मतों से भारत के विभाजन को स्वीकार किया। गांधी जी के कहने पर कांग्रेस महासमिति की मीटिंग बुलाई गई थी। गांधी जी महासमिति की मीटिंग में उपस्थित थे और गांधी जी के कहने पर ही भारत के टुकड़े करने का प्रस्ताव पारित किया गया। अगर गांधी जी समर्थन नहीं करते तो कांग्रेस महासमिति में भारत के टुकड़े करने का प्रस्ताव पारित होना संभव बिल्कुल नहीं था। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी गांधी जी की थी और गांधी जी को मानने वाले ही लोग उधर थे। गांधी जी के ही इशारे पर जवाहरलाल ने माउंटबेटन को भारत के टुकड़े करने की योजना को पहले स्वीकार किया, बाद में सरदार पटेल ने स्वीकार किया। दोनों ने स्वीकार किया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जवाहरलाल और सरदार पटेल आमतौर पर गांधी जी की बातों का विरोध नहीं करते थे और अगर करते थे तो उनकी चलती नहीं थी, क्योंकि सारा का सारा कांग्रेस महासमिति में गांधी जी का बहुमत था। गांधी जी के ही कहने पर सरदार पटेल का पत्ता काटकर गांधी जी ने जवाहरलाल को प्रधानमंत्री बनाया था। गांधी जी ने अगर वेटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया होता तो जवाहरलाल किसी भी स्थिति में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। रिकॉर्डेड बातें हैं। ओके, योगेंद्र जी को जाना है। तो इस तरह से गांधी जी ने भारत के टुकड़े करने का प्रस्ताव पारित करके क्या किया, रिकॉर्डेड बातें आपको बता रहा हूं। हमारा जो पुनः पैक्ट का जॉइंट इलेक्टेड का मामला है उसका पत्ता साफ किया और भारत के नए संविधान में जो 46 को लॉर्ड वेवेल ने तीसरा हिस्सा सत्ता में देने का भी वचन दिया था, उसका पत्ता गांधी जी ने काट दिया। मैं भारत के टुकड़े करने के लिए राजी होता हूं, आप अछूतों को आजाद भारत में अलग राजनीतिक अधिकार देने के लिए तैयार ना होना। अगर ऐसा होता है तो ही मैं भारत के टुकड़े करने के लिए राजी होता हूं। ये जो गुप्त समझौता हुआ उसके बाद ही गांधी जी ने भारत के टुकड़े करने का प्रस्ताव पारित किया और हमारे अधिकारों का बलि दिया। योगेंद्र जी को जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो बोल रहे थे मेरे पास डॉक्यूमेंट है, काल्पनिक नहीं, डॉक्यूमेंट है मेरे पास। कांग्रेस के जो अधिकृत हिस्टोरियन है पट्टाभी सीतारामैया, उन्होंने लिख के रखा कि गांधी जी के कहने पर प्रस्ताव पारित किया गया। और ये हम मान भी सकते हैं कि गांधी जी नहीं कहेंगे और कांग्रेस में प्रस्ताव पारित हो जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? तो इस तरह से हमारे अधिकारों का बलि देने के लिए गांधी जी ने भारत के टुकड़े किए। बदनामी मुसलमानों की। मौलाना आजाद ने किताब लिखा। किताब में मौलाना आजाद ने लिखा मेरे मरने के 30 साल बाद पब्लिश करना खतरनाक मामला है, जल्दी मत करना। 30 साल के बाद मौलाना की किताब पब्लिश हुई। मौलाना ने लिखा गांधी जी चाहते तो भारत के टुकड़े नहीं होते। जो खतरनाक बात थी, गांधी जी चाहते तो भारत के टुकड़े नहीं होते।
इसका दूसरा मीनिंग जानते हो? गांधी जी ने चाहा तो ही भारत के टुकड़े हुए। मगर मौलाना को पता नहीं मालूम है या नहीं मालूम, हमारे अधिकारों का बलि देने के लिए गांधी जी ने भारत के टुकड़े करने की बात को स्वीकार किया। योजना क्या थी कि अगर भारत के टुकड़े कर दिए जाते हैं तो जो मुसलमान है, मुस्लिम लीग वाले मुसलमान है, अभी भारत के अंदर जो मुस्लिम है, मैं उन मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मुस्लिम लीग वाले जो मुसलमान थे जिन्होंने 650 साल तक जिन मुसलमानों ने भारत पर राज किया, मुस्लिम लीग बनाने वाले वो लोग थे और वो ब्राह्मणों से ज्यादा राजनीति जानते थे। नेहरू ने सोचा अगर इतने जानकार मुसलमान भारत में रहते हैं और इन जानकार मुसलमानों के साथ में अगर शेड्यूल कास्ट के लोग ऑल इंडिया में चुनाव मिलजुल कर लड़ते हैं तो कई राज्यों में मुस्लिम लीग और शेड्यूल कास्ट की ज्वाइंट गवर्नमेंट आ जाएगी। और दिल्ली के लोकसभा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। और यह आशंका सरदार पटेल ने अपने एक भाषण में व्यक्त की, ये मेरे पास रिकॉर्ड है। अगर दिल्ली में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो मुसलमान और शेड्यूल कास्ट के सपोर्ट के बगैर दिल्ली में सरकार बनाना संभव नहीं था। इससे ब्राह्मणों को आजाद भारत पर कब्जा करना संभव नहीं था। इसलिए नेहरू ने प्लान बनाया कि अगर हम मुसलमानों के लिए भारत के टुकड़े कर देते हैं तो मुस्लिम लीग वाले मुसलमान भारत के बाहर रहेंगे। पूना पैट लागू करके आजाद भारत में एससी और एसटी को गुलाम बना देंगे और ओबीसी को हिंदू बनाकर इस्तेमाल कर देंगे और परिणामतः आजाद भारत में संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करने में हम कामयाब हो जाएंगे। ये नेहरू ने सोचा। नेहरू ने आगे ये भी सोचा, उसके भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास है। क्या सोचा? शेड्यूल कास्ट के साथ साथ अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग अगर मुसलमानों के साथ आजाद भारत में मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं और मुस्लिम लीग वाले भारत में रहते हैं तो क्या होगा? ब्राह्मणों का सारे भारत से सफाया हो जाएगा। नेहरू ने दूर तक देखा। नेहरू ने क्या देखा? दूर तक देखा। 47 में नेहरू ने दूर तक देखा कि लालू चड्डी पहने बगैर घूम रहे हैं और आने वाले समय में ये एक नेता बन जाएगा, मुसलमानों के साथ मिलजुल कर चुनाव लड़ेगा तो बिहार से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। नेहरू जी ने दूर तक देखा। नेहरू जी ने मुलायम सिंह यादव को देखा, ऐसा यूपी में भी हो जाएगा। और क्या हुआ जानते हो? बिहार में और यूपी में लालू ने मुसलमानों के साथ मिलजुल कर चुनाव लड़ा। अगर मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़ते तो वह ज्यादा भयानक रिजल्ट आते। मुलायम ने भी ऐसे किया। बिहार में कांग्रेस का वाइप आउट सफाया हो गया। लखनऊ में यूपी में मुलायम ने सफाया कर दिया। कितना सफाया किया? सोनिया को लालू को टिकट मांगनी पड़ती है। सोनिया को लालू को टिकट मांगनी पड़ती है और आरपीआई वाले सोनिया को टिकट मांगते हैं। ये मेरा बड़ा अजीब मामला है। ये बहुत सारे हमारे जो नेता लोग हैं, महान लोग हैं, उनको समझ में नहीं आता। उनके सामने हो रहा है कि सोनिया जी लालू को टिकट मांग रही है और आरपीआई के लोग सोनिया को टिकट मांग रहे हैं। सोनिया लालू को टिकट मांगती है, मुलायम को टिकट मांगती है। ये हमारे सामने हो रहा है। तो इसका मतलब है नेहरू ने जो दूर तक देखा कि मामला केवल शेड्यूल कास्ट का नहीं है और इस वजह से नेहरू ने क्या किया? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में आश्वासन दिया था कि ओबीसी को भी संविधान में अधिकार दिया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने आरोप लगाया नेहरू पर कि नेहरू ने संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में दिए हुए सभी आश्वासनों का पालन किया, एक छोड़कर। ओबीसी के लिए नेहरू ने संविधान सभा में जो आश्वासन दिया था उसके साथ नेहरू ने धोखा किया। मैं काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये ऐसा नेहरू ने क्यों किया? नेहरू ने सोचा अगर रिजर्वेशन एससी एसटी की तरह ओबीसी को लागू हो जाता है
तो प्रशासन में 50% लोग SC ST OBC के आ जाएंगे। प्रशासन में जो ब्राह्मण है उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो प्रशासन के द्वारा जो धोखेबाजी हम कर रहे हैं भारत में, उस पर चेक लग जाएगा अंदर से। और प्रशासन में जब इनके SC ST OBC के लोग जाएंगे तो प्रशासन में जाने से और 50 साल के अनुभव से राजनीतिक सत्ता का स्वाद उनको पता चल जाएगा। राजनीतिक सत्ता के स्वाद का प्रशासन के अंदर रहकर पता खूब चलता है, क्योंकि मिनिस्टर आदेश देता है IAS को, तो पता चलता है। ऐसा होने से उन लोगों के अंदर पॉलिटिकल एस्पायरेशन डेवलप होता है, और डेवलप होने के बाद में वो अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए राजनीति में कूद जाते हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार आई, ये लाने का श्रेय किसका? तो काशीराम जी IAS की परीक्षा में बैठे, प्रिलिमिनरी पास किया और बीच में ही झगड़ा हो गया, नहीं तो IAS हो गए होते, मगर IAS नहीं बन पाए और IAS के बजाय उन्होंने राजनीति में कूद गए और राजनीति में कूदकर अपनी पॉलिटिकल फिजा बनाई, राजनीति में सत्ता हासिल की। इसका मतलब जो है, मैं जो सिद्धांत समझा रहा हूं उसका प्रैक्टिकल उदाहरण भी दे रहा हूं। अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो हाईली एजुकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव लोग अगर ऐसा करते हैं तो राजनीतिक सत्ता हासिल करना आसान हो जाता। अगर यही बात OBC को आरक्षण लागू हो जाता तो OBC का मामला भी इनके साथ साथ चरम पर पहुंच जाता और इनको भी फायदा होता। नेहरू ने यह दूर तक देखा और इसलिए OBC के लोगों को संविधान में आरक्षण देने से इनकार कर दिया। ये धोखाधड़ी पूना पैक्ट की वजह से OBC के साथ में हुई। गांधी ने संविधान सभा में OBC के लोगों को टिकटें नहीं दी। रिसर्च करने वाले जो लोग हैं, मैं रिसर्च करने वाले लोगों को सलाह दूंगा। क्या सलाह दूंगा? केवल बयानों का रिसर्च मत करो। जो बयान दिए जा रहे हैं वो बयान देने वाले आदमी के व्यवहार को उस बयान के साथ ऐसा टैली करो। गांधी जी जाति व्यवस्था के विरोधी हुए तो क्यों हुए जानते हो? जाति व्यवस्था ने वर्ण व्यवस्था में विकृति पैदा की, इसलिए मैं जाति व्यवस्था का विरोधी हूं। कुछ समझ में आया? तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, वर्ण व्यवस्था का समर्थन करने के लिए गांधी क्या कहते हैं? जाति व्यवस्था की वजह से वर्ण व्यवस्था में विकृति आई। अरे हमको सही अर्थ निकालने चाहिए भाई। हमारे बहुत सारे लोगों को सही अर्थ भी नहीं निकालने आते। जाति व्यवस्था, रिपीट करके बता, जाति व्यवस्था की वजह से वर्ण व्यवस्था में विकृति आई, इस वजह से गांधी जी जाति व्यवस्था के विरोधी है। ये क्या तुम्हारे समर्थन में है क्या? बयान का अर्थ हम लोगों को सही ढंग से निकालना चाहिए। ये अर्थ नहीं निकलता जो अर्थ निकाला जा रहा है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो ये है कि गांधी जी ने क्या कहा कि अगर अंतरजातीय विवाह होता है और अगर कोई अंतरजातीय विवाह करता है तो मैं उनको आशीर्वाद दूंगा, अगर कोई करता है तो। लोगों को समझ भी नहीं आता भाई। गांधी जी ने यह नहीं कहा मैं जैसे उपवास करता था दोबारा 21 दिन का उपवास करूंगा और समस्त हिंदू समाज को ऐसा ऐसा हिलाऊंगा कि इंटरजाति विवाह करो। ऐसा कुछ नहीं किया। गांधी जी ने अंतरजातीय विवाह करने के लिए कोई पहल नहीं की। क्या कहा? दूसरे ऐसा करते हैं तो मैं उनको आशीर्वाद दूंगा। अरे उस समझ में, गांधी जी बैरिस्टर था और कैलकुलेटेड बयान देता था।
बैरिस्टर की बयान का अर्थ निकालने के लिए बैरिस्टर नहीं तो वकील जरूर चाहिए। और मैं कोर्टम कोर्टी में आधा वकील तो हो ही गया, वो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन की इधर उधर की बातें पढ़ते पढ़ते। मैं हमारे एडवोकेट वकील पाटिल साहब यहाँ है, मैंने उनको पूना के कोर्ट में एक केस दी और फिर दिल्ली से मैं पाटिल साहब को मिलने के लिए गया। पाटिल साहब को कहा जो मैं बोल रहा हूं वही कोर्ट में बोलना। नहीं ऐसा कैसे? अरे मैंने कहा भाई वकील आप हो, हम पैसा दे रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं वो उधर बोल देना, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, नहीं तो मैं बोल देता। तो उन्होंने ऐसा किया। ऐसा करने के बाद हम केस जीत गए। पाटिल साहब ने मुझे कहा अरे मिश्रम जी आपने जो बताया उससे हमने केस जीत लिया, आपको कैसे समझ में आया? मैंने कहा मैं आधा वकील हूं। पाटिल साहब यहां है, वो वकील पाटिल साहब यहां है, अभी मुझे बाहर मिले थे। तो इस तरह से ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि जो गांधी जी थे, गांधी जी बैरिस्टर थे और वकील बहुत कैलकुलेटेड बोलता है। गांधी जी के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर वर्ण व्यवस्था का समर्थन करने वाले लोगों का था और कांग्रेस में 90% लोग वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के समर्थन करने वाले लोग थे। गांधी जी उनके विरोध में जाकर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बने नहीं रह सकते थे। इसलिए गांधी जी बयान देते वक्त ये खबरदारी लेते थे कि इससे वो जो अंदर वाले लोग हैं कांग्रेस के, वो दुखी नहीं होना चाहिए। अंदर ही अंदर गांधी जी जब बयान देते होंगे तो किसी को अगर समझ में नहीं आता होगा तो गांधी जी के पास जाता होगा, गांधी जी आपने ऐसा ऐसा इंटर जातीय वालों को मैं आशीर्वाद दूंगा ऐसा कहा। तो प्राइवेट में कहते होंगे अरे मैं कब पहल कर रहा हूं, लोग पहल करे तब ना मैं आशीर्वाद दूंगा। तुम समझ में नहीं आया, वो तुमको समझ में नहीं आ रहा है। और लोग इतने बैकवर्ड है मानसिकता के, लोग ऐसा करने वाले नहीं है। और एक हाथ आदमी ने अगर कर दिया तो ये तो मनुस्मृति में भी होता था। मनुस्मृति में वर्ण संकर का सिद्धांत है। अब वनुस्मृति में अगर वर्ण संकर का सिद्धांत है तो इसका क्या मतलब है? होता था। क्यों? जो मैंने सबूत के तौर पर बोल रहा हूं। इसलिए गांधी जी क्या सोचते, एक हाथ आदमी को अगर आशीर्वाद दिया तो मनुस्मृति के समय में भी होता था, उससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं। वर्ण व्यवस्था पर, जाति व्यवस्था पर कोई फर्क तो पड़ा नहीं। अगर मैं दूसरे करते हैं उसका आशीर्वाद दूंगा तो इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। ये बातें बहुत लोगों को समझ में नहीं आती। गांधी जी की आत्मा में मैं घुस गया हूं इसलिए मुझे सब समझ में आती है। गांधी जी को मैं कम से कम 100 बार शैतान सिद्ध कर सकता हूं, मेरे पास इतना डॉक्यूमेंट है। एक बार नहीं, मैं गांधी जी को 100 बार शैतान सिद्ध कर सकता हूं। और रियली गांधी जी शैतान थे, ये मेरा मानना है। और इसके बारे में मैं आने वाले समय में लिखने वाला हूं। उस किताब का बहुत दिन से मैंने वो मटेरियल करके रखा हुआ है। गांधी जी महान थे, गांधी जी महान थे, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क नहीं। वो किताब का नाम है गांधी जी महान थे, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि आदमी बड़ा है भाई, एक क्वेश्चन से नहीं चलता है, उसके ऊंचाई और कद के हिसाब से क्वेश्चन मार्क करना पड़ता है। इसलिए ये जो भयानक बातें है, आखिरकार गांधी जी ने भारत के टुकड़े करवाकर, गांधी जी ने टुकड़े करवाकर ये सारा हमारा अधिकार खत्म कर दिया। एक बात जो योगेंद्र जी अभी है नहीं, मगर मैं इसको रिकॉर्ड करके उनको सीडी भेज दूंगा। और वो भी खुले दिमाग का आदमी है, वो कोई भगत आदमी नहीं है। और भगत आदमी रिसर्चर नहीं हो सकता, भगत आदमी रिसर्च स्कॉलर नहीं हो सकता। एक बहुत सीरियस मुद्दा उन्होंने बताया
जानकारी के अभाव की वजह से ऐसा हुआ, पूरी जानकारी ना होने से ऐसा हुआ कि अगर 75 सीटें शेड्यूल कास्ट को मिलती, पूना पैक्ट जब हुआ तो शेड्यूल कास्ट के लिए हुआ, मगर बाद में तो शेड्यूल ट्राइब को लागू कर दिया गया, तो 119 सीटें हैं। मगर योगेंद्र जी ने एक मुद्दा छोड़ दिया कि पूना पैक्ट के पहले जिसके विरोध में गांधी जी ने उपवास किया था, उसमें 2 बार वोट देने का अधिकार था। पूना पैक्ट में खत्म कर दिया गया। गांधी जी ने जिसके विरोध में उपवास किया, 2 बार वोट देने के अधिकार से क्या होता जानते हो? जिस चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के वोटर है, उसको सुरक्षित सीट घोषित कर दी जाती सेपरेट इलेक्टोरेट में। और क्या होता, फिर 119 के बाद 425 या 30 43 तक इतनी सीटों पर चुनाव होता जनरल में, और वहां 430 में अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटर होते और उनको 2 बार वोट देने का अधिकार होता। वहां अगर वहां 2 बार वोट देने का अधिकार होता, एक अपने कैंडिडेट चुनने का सेपरेट इलेक्टेड में और एक जनरल में, एक कम्युनल वार्ड में था, इससे क्या होता, वो जो जनरल कैटेगरी के चुनाव क्षेत्र है वहां समाजवादी और कांग्रेस और बीजेपी इनके खिलाफ आपस में लड़ाई होती, और जब आपस में लड़ाई होती तो हमारा वोट बैलेंसिंग होता। ये समझ रहे हो ना, हमारा वोट बैलेंसिंग होता, जिसके पलड़े में हमारा वोट पड़ता वही चुनाव जीतता। ये जानकारी योगेंद्र जी के पास ना होने की वजह से विश्लेषण में ये मटेरियल उनके पास में नहीं आया। अगर ये जानकारी उनके पास होती, वो खुद ही विश्लेषण करते हैं। इससे क्या होता है, अनुसूचित जाति और जनजाति के संसद में जो सेपरेट इलेक्टेड की सीटें हैं वो तो होती, इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी की सीटें हैं उससे चुनकर जाने वाला आदमी, हर दूसरा तीसरा आदमी केवल हमारे वोटों से ही चुनकर जाने वाला आदमी होता, और वो संसद में हमारा समर्थन करने के लिए मजबूर होता। और अभी अगर 5, 7, 10 वोटों से सरकार बननी है या गिरनी है, ऐसे समय में आप समझ सकते हो कि इसका कितना ज्यादा मूल्य था और कितना ज्यादा महत्व था। ये बात बाबा साहब आंबेडकर ने लिख कर रखी। जो बात बाबा साहब आंबेडकर ने लिख कर रखी, वो बात मैं आप लोगों को जो मैं समझा रहा हूं, ये बाबा साहब आंबेडकर ने पहले लिख कर रखी। नाउ इफ द पूना पैक्ट इंक्रीज द कोटा ऑफ सीट्स फॉर द अनटचेबल, it took away the right to the double vote given to them by communal award. This increase in seats can never be deemed to be a compensation for the loss of double vote. The second vote given by the communal award was a priceless privilege. ये इतना कीमतवान विशेषाधिकार, प्रिविलेज मीन्स विशेषाधिकार था, priceless privilege. Its value as a political weapon was beyond reckoning. पढ़ते तो सभी है, लोगों को समझ में आता नहीं है। पढ़ते तो सभी है, लोगों को समझ में नहीं आता। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ये कोई साधारण मैटर नहीं है। ये लिखा हुआ है, जो मैं बता रहा था आपको, ये लिखा हुआ है। आगे उन्होंने कहा, टुडे द अनटचेबल हैव ए फ्यू मोर सीट्स देन वर गिवन टू देम बाय द कम्युनल अवार्ड, but this is all that they have only. Every other member is different, if not hostile. If the communal award with its system of double voting had remained, the untouchables would have had a few seats, कम सीटें होती, few seats less, but every other member would have been a member of untouchable. जो जनरल कैटेगरी का है
वो भी हमारा सदस्य होता, वो भी हमारा वेल विशर होता। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सीट्स फॉर द अनटचेबल इज नो इंक्रीज एट ऑल, इज नो इंक्रीज एट ऑल। ये लिखा हुआ है पहले से, लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए मैं हमेशा कहते रहता हूं, जानकार होना और समझदार होना दो अलग अलग बातें हैं। महाराष्ट्र में लोगों को समझदारी क्यों नहीं आती? क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं कि हम बॉर्न अम्बेडकराइट है, हमारे खून में अम्बेडकरवाद बहता है, तो वो सारे अभ्यास करना ही बंद कर देते। अम्बेडकरवाद तो हमारे खून में है भाई। तो जिसके खून में अम्बेडकरवाद होता है उसको अभ्यास करने की क्या जरूरत है? और जब अभ्यास नहीं करेगा तो ज्ञान और समझदारी तो बहुत दूर है, जानकारी भी नहीं होती। हमारे लोग नेता लोग बोलते अधिकार दिन है, और अधिकार दिन कैसा है ये सिद्ध करने के लिए एक लाइन भी नहीं बोलते, क्योंकि बोल नहीं सकते, क्योंकि है ही नहीं। अधिकार दिन साबित करने वाला ऐसा डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। ये बाबा साहब आंबेडकर ने यहां लिखा, अनटचेबल इज नो इंक्रीज एट ऑल एंड नो रिकम्पेंस फॉर लॉस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट एंड द डबल वोट। ये सारी बातें लिखी हुई है। साथियों, ये बात योगेंद्र जी को जानकारी ना होने की वजह से उन्होंने वो ये कहा कि संसद में 450 मेंबर अनटचेबल लोगों के विरोध में होते। इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में यह मामला नहीं उठाया। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनके ही नियंत्रण में सारा मामला था, ऐसा योगेंद्र जी ने कहा। यह भी गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर के नियंत्रण में सारा मामला था, यह बात गलत है। जवाहरलाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के नियंत्रण में सारी बातें थी, क्योंकि संविधान सभा की सारी मेजॉरिटी अनियंत्रित बहुमत उनके नियंत्रण में था, अनियंत्रित बहुमत उनके नियंत्रण में था। और बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्ट तैयार करते थे और संविधान सभा में बाद में भेजते थे, पहले 3 लोगों को भेजते थे। ये सिस्टम बनाया गया था, और 3 लोग जो पास करते थे वो संविधान सभा में डिस्कशन के लिए जाता था और पास हो जाता था, क्योंकि वो नेता 3 लोगों को पहले बोल देते थे कि इस पर ज्यादा डिबेट नहीं करना है, डिस्कशन नहीं करना है, पास करना है। अगर कोई कांग्रेस के अंदर ही विरोध करने वाले कुछ लोग होते थे तो बाबा साहब अम्बेडकर कंक्लूडिंग में भाषण करते थे। जब वो कंक्लूडिंग में भाषण करते थे संविधान सभा में, कम से कम 100 बार बाबा साहब अम्बेडकर ने भाषण किया होगा, 100 बार। और हर बार जब विवाद होता था तो विवाद के बाद कांग्रेस के नेता लोग बाबा साहब अम्बेडकर को जिम्मेवारी देते थे, क्योंकि ये उनके बस का मामला नहीं होता था। तो वो कांग्रेस के ही अंदर के लोग संवैधानिक सवाल खड़ा करते थे, जिसका जवाब नेहरू, सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पास नहीं होता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में खड़े होकर भाषण करते थे, और जब लोग भाषण सुनते थे शांत हो जाते थे। हाँ, बराबर। ये उसकी मेथड डिसाइड की गई थी। ये रिकॉर्डेड बातें हैं, काल्पनिक बातें नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन गांधी जी ने बनाया, ऐसी अफवाह लोग फैलाते रहते हैं ताकि गांधी जी की महानता सिद्ध की जा सके। ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। ये पॉलिटिकल डिसीजन था। और जब पूना पैक्ट, जॉइंट इलेक्टोरेट, गांधी जी और कांग्रेस ने अंग्रेजों के साथ गुप्त समझौता करके इनकार कर दिया खत्म करने के लिए, तो बाबा साहब अम्बेडकर लंदन गए, माउंटबेटन के विरोध में लंदन गए, और वहां के मंत्रियों को कहा, मंत्रियों ने नहीं माना। विरोधी पार्टी के नेता चर्चिल थे, उनको मिले, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि मैं विरोधी पार्टी में हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा संसद में आपका समर्थन करने का भाषण करूंगा, विरोधी पार्टी के तौर पर मैं कुछ नहीं कर सकता। बाबा साहब अम्बेडकर भारत में वापस आए। वापस आकर 2 बयान दिए। नंबर पहला बयान, अंग्रेजों ने हमारे साथ विश्वासघात किया। क्या मतलब? इसका मतलब है सत्ता में तीसरा हिस्सा देने का अभिवचन अंग्रेजों ने जो दिया था उसका पालन अंग्रेजों ने नहीं किया, इस वजह से उन्होंने विश्वासघात हमारे साथ किया।
ये बात बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं, रिकॉर्ड में है। और दूसरा बयान दिया, क्या बयान दिया कि हम ऐसे किसी संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं हैं जो संविधान हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए तैयार नहीं है। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना बयान बदल दिया। पहले बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, क्या कहते थे? पूना पैक्ट का ज्वाइंट इलेक्टेड खत्म करो। अब पूना पैक्ट का ज्वाइंट इलेक्टेड खत्म करने की बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर गांधी और माउंटबेटन में सौदा हो गया। सौदा होने के बाद माउंटबेटन ने बाबा साहब अम्बेडकर को कम्युनिकेट किया कि आपको हम तीसरा हिस्सा देने वाले नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर लंदन गए और वापस आने के बाद में यह बयान दिया कि हम ऐसे किसी संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है जो संविधान हमारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड नहीं देगा। और इसके खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन करने की घोषणा कर दी। जैसी घोषणा कर दी आंदोलन करने की, तो कांग्रेस और अंग्रेज भारत के टुकड़े करने के काम में लगे थे और भयानक फसाद भारत में चल रहे थे। ऐसे सिचुएशन में अंग्रेजों ने और गांधी ने सोचा, कांग्रेस ने सोचा कि अगर और एक तीसरा मोर्चा हमारे खिलाफ अगर शुरू हो जाता है तो परिस्थिति अनियंत्रित हो जाएगी और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से अंग्रेजों ने कांग्रेस के नेताओं पर दबाव डाला और दबाव डालने की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। वरना 46 के चुनाव में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने घोषित किया था कि मैं भी संविधान सभा का चुनाव लड़ूंगा, तो गांधी और कांग्रेस ने बयान दिया था डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा का दरवाजा ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है। दरवाजा तो बंद है ही है, खिड़कियां भी बंद है। जिस कांग्रेस ने यह बयान दिया था कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है, वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन क्यों बनाएंगे जो सदस्य बनाने के लिए तैयार नहीं? बहुत सारे लोग हमारे बातों को सोचते नहीं हैं। अरे जो सदस्य बनकर चुनकर आने के लिए भी राजी नहीं है, आने नहीं देना चाहते। और बाबा साहब अम्बेडकर बंगाल गए, खुलना, जसोर, बोरीशाल और फरीदपुर, वहां से चुनाव लड़ा। वहां मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, शेड्यूल कास्ट और मुसलमानों की ज्वाइंट गवर्नमेंट थी। इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर वहां से चुनकर गए और चुनकर जाने के बाद गांधी जी को बहुत गुस्सा आया। गांधी ने आजादी मिलने के बाद वो 4 जिले पाकिस्तान को दे दिए। है किसी को पता? गांधी जी ने वो 4 जिले, जिन 4 जिले के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनकर दिया, अप्रत्यक्ष चुनाव था, वो जिले गांधी जी ने पाकिस्तान को दे दिए। कब? आजादी मिलने के बाद। अगर ये काम किसी और ने किया होता तो गांधी जी उनको क्या कहते? कांग्रेस के लोग उनको क्या कहते? देशद्रोही कहते। अगर ये काम किसी और ने किया होता तो गांधी और कांग्रेस उनको देशद्रोही कहते। अगर यही बात गांधी और कांग्रेस को कहा जाए तो लाल हो जाएगी। लाल हो जाएगी, समझते हो? नहीं समझते हो? ज्यादा लंबा खींचना ठीक नहीं है। हमारी वराड़ी भाषा है ये, जेमिनी जानता है ये। लाल हो जाएगी, बंदर की लाल होती है ना, हाँ ऐसी लाल हो जाएगी। तो इस तरह से साथियों ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अभी मैं एक किताब लिख रहा हूं, द अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये बहुत सारी बातें इसमें लिखने वाला हूं, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया। अब और ये लिखना ही पड़ेगा। जरा हम लोग प्रचारक लोग हैं, मगर लेखक भी जबरदस्ती से बनना पड़ रहा है। इस तरह से साथियों बहुत सारी भयानक बातें हुई और बहुत सारी भयानक बातें होने के बाद क्या हुआ? पूना पैक्ट अंतिमता लागू कर दिया गया। यहीं पर मामला नहीं रुका, मामला और संविधान लागू हुआ और लागू होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस कितने बदमाश लोग हैं जानते हो? कांग्रेस ने टाइम क्या हुआ भाई? मेरा मोबाइल बंद हो गया, खत्म करना होगा। तो
गांधी जी ने चौथी पास आदमी बाबा साहब अंबेडकर के विरोध में खड़ा किया है, किसी को पता? चौथी पास, और वो चौथी पास आदमी चुनवा कर लाया। कांग्रेस ने आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं किया जो कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ा। जेबी कृपलानी ने कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ा मगर उसके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। अच्युत पटवर्धन के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। नेहरू को पूछा पत्रकारों ने क्यों नहीं खड़ा किया, तो क्या जवाब दिया नेहरू ने? नहीं, ये आजादी के आंदोलन में इन्होंने लड़ाई लड़ी इसलिए हम इनके विरोध में कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रहे। अगर इन्होंने आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ी और इसलिए कैंडिडेट उसके विरोध में नहीं लड़ाया तो बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान लिखने का इतना महान काम किया, तो संविधान निर्माता आदमी के लिए अगर एक आंबेडकर संविधान लोकसभा में अगर चुनकर गया होता तो क्या बाबा साहब आंबेडकर नेहरू की चड्डी खोलते संसद में? नहीं जाने दिया। मैं चड्डी की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि नेहरू की चड्डी भी आरएसएस की थी। नेहरू की चड्डी भी आरएसएस की थी। गांधी जी के धोती के नीचे भी आरएसएस की चड्डी थी। क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इनको अधिकार देने से हिंदुइज्म खतरे में पड़ेगा। वो तो आरएसएस की बोली बोलता था। और नैनी के जेल में जवाहरलाल नेहरू आरएसएस की शाखा में गए थे और वो भी चड्डी पहनकर और लाठी हाथ में लेकर। जवाहरलाल का फोटो मेरे पास में है, अगर किसी को फोटो चाहिए तो मेरे से ले लेना। चड्डी वाला फोटो जवाहरलाल का। और अभी एक नया फोटो आया, एक साइड में माउंटबेटन, एक साइड में लेडी माउंटबेटन और बीच में जवाहरलाल नेहरू जोकर की तरह खड़ा है। एक फोटो मेरे पास ऐसा है कि लेडी माउंटबेटन सिगारेट पी रही है और देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वो सिगारेट लेडी माउंटबेटन को जला कर दे रहा है। बे क्या प्रधानमंत्री है भाई, उसको सिगारेट पिलवा रहा है। जिन आदमियों को हमने प्रधानमंत्री बनाया वो ऐसा माचिस जलाकर उसको सिगरेट जलवा रहा है। ये फोटो है, फोटो। इनकार करने का कोई कारण नहीं है। अगर जिनको फोटो चाहिए वो ले लेना मेरे से। अभी हम ऐसा संग्रहालय तैयार कर रहे हैं। अभी बिल्डिंग का ओपन हो गया तो हमारे पास जगह तो आ गई है। तो इसलिए साथियों, बाबा साहब आंबेडकर को अगर गांधी कांग्रेस ने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया होता तो चौथी पास आदमी बाबा साहब आंबेडकर के खिलाफ लड़वा कर उनको जितवा कर लाया गया होता। ऐसा संभव होता? हमारे लोग बिल्कुल सोचते नहीं भाई। एक हाईकोर्ट का जज गुजरात में आया और ये बोला, मैंने कहा साला ये हाईकोर्ट का जज है, गधा आदमी है। बाद में छानबीन किया तो गवर्नर ने हमारे जज को कहा। अब जज को गवर्नर कहेगा तो जवाब क्या देगा? तो ये योजना बनाकर, प्लान बनाकर, अभी योगेंद्र जी ने जो बहुत सारे मुद्दे रखे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पुणे के जो समाजवादी ब्राह्मण हैं, ये सारे योगेंद्र जी ने जितने मुद्दे रखे हुए सारे के सारे मैं 25 साल पहले पढ़ चुका हूं। और सारा का सारा ये पुणे के जो समाजवादी ब्राह्मण हैं, इन लोगों ने उनके आर्टिकलों में लिखा हुआ है। योगेंद्र जी को ये जानकारी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने ये सोचा योगेंद्र जी ने कि मेरे को जानकारी नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है गांधी जी के बारे में, और मेरे को जानकारी नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे गांधी जी के बारे में क्लास लेना शुरू करना पड़ेगा लोगों का। अरे जो गांधीवादी लोग हैं उनको भी गांधी मालूम नहीं है, मेरे को मालूम है। मैं उनके क्लास लेने का भी प्लान बना रहा हूं कि भाई जो ज्यादा जानना चाहते हैं गांधी जी के बारे में वो मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गांधी जी तो ठीक थे,
मगर आज के कांग्रेस वाले ठीक नहीं है। अरे आज के कांग्रेस वालों को ट्रेनिंग देकर कहना कुछ करना कुछ, ये ट्रेनिंग तो गांधी जी का है भाई। आज के जो कांग्रेस वाले करते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते कुछ करते कुछ। प्रधानमंत्री को सोनिया गांधी क्या कहती है, एसईजेड लागू करो, और सोनिया गांधी बयान क्या देती है, सोनिया गांधी बयान क्या देती है, उपजाऊ जमीन को किसान लोग नहीं देंगे। ये जो लोगों को समझ में आना चाहिए भाई, ये गांधी का ही एडिशन है सोनिया गांधी। मनमोहन सिंह को बोलता है गो अहेड, लागू करो, मैं बयान दूंगी विरोध में, तुम समझने का, ये तो लोगों को अपने साथ बांध के रखने का है। नहीं तो अगर हम लोग कांग्रेस के पार्टी के लोग अगर सरकार के विरोध में बयान नहीं देंगे तो लोग पार्टी के साथ कैसे जुड़े रहेंगे। तो बयान हम सरकार के विरोध में देंगे, बयान करेंगे कुछ नहीं, करेंगे सरकार जो कर रहा है करने दो। ये राजनीति हम लोगों को समझनी होगी कि एक प्रोपेगेंडा है और प्रोपेगेंडा किया जाता है, किया कुछ नहीं जाता। प्रोपेगेंडा किया जाता है, किया कुछ नहीं जाता, और किया नहीं जा रहा है, इसकी समीक्षा कौन करेगा। तो हमारे लोग क्या मानते हैं, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो हो रहा है, ऐसा हमारे लोग मानते हैं। हमारे लोगों के पास कितने ऐसे लोग हैं जो समीक्षा कर सकते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या इतनी योग्यता रखने वाले लोग हमारे पास हैं? क्या अखबार वाले ऐसी कोई समीक्षा रिपोर्ट पब्लिश करते हैं? क्या अकाउंटेंट जनरल का जो रिपोर्ट है वो पब्लिक में पब्लिक स्क्रूटिनिंग के लिए, डिस्कशन और डिबेट के लिए आता है? बिल्कुल नहीं आता। इसलिए साथियों, ये सारी बातें हम लोगों को ठीक से जानना होगा, समझना होगा, और ये जानकर समझकर ये करना होगा। मैं जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में, शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में जो गांधीवादी लोग हैं, मैं उन गांधीवादी लोगों को अपने मंच पर बुलाने का समर्थन करता हूं। क्यों? इसमें भी मेरा स्वार्थ है, क्योंकि अगर वो आया अपना भाषण देने के लिए, मुझे गांधी समझाने के लिए, तो मेरा गांधी का विरोध भी उसको सुनना होगा। और मेरा इतना यकीन है, इतना विश्वास है कि अगर उसने मेरा 2-4 बार सुना, गारंटी से वो बदल जाएगा। इतना मेरा यकीन है, क्योंकि उसको वो जानकारी नहीं है जो मेरे पास जानकारी है। इसलिए मैं ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के गांधीवादियों को बुलाने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि वो जानबूझकर विचारपूर्वक सब कुछ करते हैं। मैं उन लोगों का परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं हूं जो जानबूझकर आचरण करते हैं, क्योंकि जो आज जानबूझकर आचरण करते हैं उनका परिवर्तन करना संभव नहीं है। परिवर्तन उनका होता है जो इग्नोरेंस में गलत आचरण करते हैं। परिवर्तन का भी सिद्धांत है, परिवर्तन 100% लोगों को लागू नहीं होता। परिवर्तन का सिद्धांत उन लोगों को लागू नहीं होता जो जानबूझकर गलत आचरण करते हैं। परिवर्तन का सिद्धांत उन लोगों को लागू होता है जो इग्नोरेंस में गलत आचरण करते हैं। अगर उनका इग्नोरेंस हटा दो तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ये मौलिक सिद्धांत है। हमारे लोगों को परिवर्तन के सिद्धांत की मर्यादा जानना होगा। परिवर्तन का सिद्धांत 100 लोगों को लागू नहीं होता। परिवर्तन का सिद्धांत केवल उन लोगों को लागू होता है जो इग्नोरेंस में गलत आचरण करते हैं। इसलिए SC ST OBC के लोग गांधी जी के बारे में इग्नोरेंस में गलत आचरण कर रहे हैं, ये मेरा 200% विश्वास है। इसलिए मैं उनको अपने मंच पर बुलाकर उनका मत परिवर्तन करने के पक्ष में हूं, और मेरा यकीन है, विश्वास है कि परिवर्तन करना संभव है, और इस आशा और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। अब इस मौके पर जिस तरीके से मैंने पुणे पैक के रेफरेंस में आपको कुछ बातें बताई, वो बातें जिस तरीके से मैं भाषण करके आपको समझाना चाहता था वो बातें मैं बता नहीं पाया, मगर मेरे पास में कई सारे कैसेट्स अवेलेबल है। वो सारे कैसेट्स, क्योंकि जो कैसेट आपके पास, जो किताब आपके पास अवेलेबल है, और जो मैंने कल राजकोट में बोला, जो मैं उत्तर भारत में पिछले 1 महीने से बोल रहा हूं, उसका नया कैसेट तैयार हो गया है। जो पुराना कैसेट है उससे एकदम भिन्न जानकारी है। वो नया कैसेट भी आप लोगों को इधर लेना चाहिए।
और उसमें ज़्यादा जानकारी है। अभी पुनः पैक पर मैं 9 घंटे बोलने वाला हूं और हर सवाल का जवाब देने वाला हूं, और 9 घंटे बोलने के बाद फिर इसके बारे में मैं लोगों को अपील करूंगा। इसके बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे पत्र लिखे, मैं उनके सवालों का जवाब दूंगा। धन्यवाद।